हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोगों ने भारत का भूगोल पढ़ना शुरू कर दिया था और भारत के भूगोल में हम लोगों ने बात करी थी हिमालय और उत्तरी मैदानों के बारे में। आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है भारत का सबसे पुराना जो हिस्सा है, जो भूभाग है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस यात्रा को। आइए मेरे साथीगण। और पेनिनसुलर प्लेट्यू की आज हम बात करने वाले हैं, प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करने वाले हैं। प्रायद्वीपीय पठार को ये कहा जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ इसे देखो, इसका नाम भी आप देख रहे हो, द एंशिएंट हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय है जो काफी पुराना है। इसे भारत का हृदय कहा जाता है। क्यों भारत का हृदय कहा जा रहा है, ये सब चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन पहले इस शब्द का मतलब समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू किसे कहा कहते हैं। तो देखिए, इसमें दो शब्द आप देख रहे हैं, एक तो है पेनिनसुलर और दूसरा है प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब तो होता है पठार। क्या होता है? प्लेट्यू को मतलब होता है पठार। और पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप। क्या होता है? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करने वाले हैं। अब पहला प्रश्न जो आपके सामने आना चाहिए वो ये है कि साहब, अभी तक हमने बात करी थी पर्वतों की, हिमालय की हमने बात करी थी। अभी तक हमने बात करी थी मैदानों की, उत्तर में जो विशाल मैदान है उनकी बात करी थी। पठार कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं? तो पठार कुछ इस तरीके से होते हैं कि ये जो पर्वत हैं उनसे तो होते हैं छोटे, और जो मैदान होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी ऊंचाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो एकदम समतल मैदान जैसे यहाँ पे एकदम समतल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोई आपको ऐसे नुकीली पीक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जैसे माउंट एवरेस्ट, क्या है? माउंट एवरेस्ट पीक है एक, है ना, चोटी जिसे कहते हैं हम लोग। तो इस तरह कोई भी चोटी आपको कहाँ देखने को नहीं मिलेगी, पठारों में देखने को नहीं मिलती है। तो अक्सर आपने किताबों में पढ़ा होगा, इन पठारों को कहा जाता है टेबल टॉप। क्या कहा जाता है? टेबल टॉप कहा जाता है। जैसे मेज के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है, साथ ही साथ वो एकदम समतल होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं पठार। अब दूसरी चीज हुई पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय किसे कहा जाएगा। तो पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय किस चीज को कहा जाता है? एक ऐसा भूभाग, एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से, कितने तरफ से? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उसे आप क्या कहोगे? उसे ये मान लीजिए एक भूभाग है, ये एक भूभाग है, इस भूभाग का नाम है ए। इस ए भूभाग के तीन तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं ये ओशियन है, महासागर है, ओशियन। इसका नाम दे देते हैं ओशियन वन, इसका नाम है ओशियन टू, और इसका नाम है ओशियन थ्री। ये ओशन वन टू थ्री, ये तीनों क्या चीज हैं? ये तीनों है महासागर। और इन तीनों महासागरों से घिरा हुआ भूभाग, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप। तो भारत का, अगर आप दक्षिण भारत का एक हिस्सा देखोगे तो दक्षिण भारत का हिस्सा तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसे। तो ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं, ये है अरब सागर, अरेबियन सी इसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जिसे बे ऑफ बंगाल हम लोग कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये है आपका इंडियन इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो तीन तरफ से घिराव होने के कारण ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भूभाग है, क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है, पेनिनसुलर ये कहलाता है। चलें आगे बढ़ा जाए। अब बात करनी है हमें प्रायद्वीपीय पठार की, पेनिनसुलर प्लेट्यू की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये भारत के कौन से हिस्से में मिलेगा? तो भारत के दक्षिण सदर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और इसे कहा जा रहा है कि इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना का हिस्सा था। गोंडवाना क्या था? जब हम पढ़ते हैं एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल
ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जितने भी आज महाद्वीप आप देखते हो ये सब महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे जिसे कहा जाता था पेंजिया, और जितने भी महासागर थे वो सब एक ही महासागर का हिस्सा थे जिसे कहा जाता है पेंथालासा। पेंजिया दो भागों में टूटा और जो दक्षिणतम जो हिस्सा था उसका दक्षिण में जो हिस्सा था उसे कहा जाता है गोंडवाना, और जो उत्तर में हिस्सा था उसे क्या कहा जाता है अंगारा लैंड या लॉरेशिया उसे कहा जाता है। गोंडवाना से कौन कौन से हिस्से बने, जैसे दक्षिणी अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की हम बात करें, भारत की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें या अंटार्कटिका की हम बात करें, तो ये पूरा भूभाग पहले किसका हिस्सा था, ये पूरा भूभाग हिस्सा था गोंडवाना का। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला रीजन है जो नीचे त्रिभुजाकार है, ट्राइंगल शेप का जो रीजन है, ये किसका पार्ट था, ये था गोंडवाना का पार्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा हिस्सा है भारत का, ओल्डेस्ट प्राचीनतम हिस्सा, प्राचीनतम भूभाग है किसका, भारत का। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं इट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तीसरी चीज जो लिखी हुई है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए शील्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है, जो पुराना प्लेट्यू, प्लेट्यू का पहले काफी ऊंचाई पे था, अब धीमे धीमे उसका अपक्षय अपर्दन, उसका इरोजन हो गया, और इरोजन होकर अब उसकी ऊंचाई क्या हो गई है, काफी कम हो गई है। तो इस प्रकार के एरिया को हम क्या कहते हैं, शील्ड कहते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ शील्ड। ये बना किससे था, ये बना है वॉल्केनिक इरप्शन से, लावा से ये बना है। अच्छा, लावा से बना है इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट, खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसलिए लिखा हुआ है इट इज द रिचेस्ट मिनरल रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया विच इज 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा है जिसका एरिया की अगर हम बात करें तो कितना आपको देखने को मिलेगा, करीब 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अकेला कौन कवर करता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार कवर करता है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज अबाउट 600 to 900 मीटर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि पर्वतों के मुकाबले तो इनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन मैदानों के मुकाबले इनकी ऊंचाई ठीक ठीक होती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू से कहा जाता है। और अगर इसकी ईस्ट से वेस्ट अगर आप देखोगे तो ये 1400 किलोमीटर है, ये करीब 1700 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा आपको मेघालय तक देखने को मिलता है, जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कहां पे प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा तो आप इसको मार्क कर सकते हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू को कुछ भाग में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में छोटे छोटे कुछ और पठार हैं, उन पठारों को हम लोग एक एक करके अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो टोटल हम लोगों ने कितने भागों में विभाजित किया हुआ है पेनिनसुलर प्लेट्यू को, पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको, टोटल 10 उसमें पठार हमको देखने को मिलते हैं। क्या क्या नाम है एक बार देख लेते हैं। मेवाड़ प्लेट्यू, दूसरा है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मध्य भारत पठार कहते हैं इसे, मेवाड़ का पठार कहते हैं। यह है बुंदेलखंड का पठार, यह है मालवा का पठार, यह है बघेल खंड का पठार, ये इसे कहा जाता है दंडकारण्य। ये दंडकारण्य इसका उल्लेख आपको रामायण में भी देखने को मिलता है। रामायण जो हमारा ग्रंथ है उसमें भी दंडकारण्य पठार का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर पठार, CNP से कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। मेघालय का पठार जिसकी बात अभी हम कर रहा था कि सुदूर अगर उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखोगे तो मेघालय के पठार तक प्रायद्वीपीय पठार की सीमा आपको देखने को मिलेगी। कार्सी मैंगलोंग का पठार ये भी आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगा। और लास्ट है डेक्कन का पठार, दक्कन का पठार जिसे हम कहते हैं। और यूपीएससी ने कई बार अपनी प्रारंभिक परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा है। ठीक है, एक एक करके इनको हम देखेंगे। ठीक है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, मालवा का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड, ये आपका दक्कन का पठार आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है आपका दंडकारण्य पठार, ये है तेलंगाना का पठार, ये कर्नाटक का पठार, और यहाँ पे ये आपको शिलोंग या जिसकी हमने बात करी थी अभी, और जो सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ पठार है वो पठार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू से कहा जाता है। नाम से पता लग रहा है मेवाड़ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज सिचुएटेड इन द राजस्थान। कहाँ पे मिलेगा आपको, मुख्यतः राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ईस्ट ऑफ द अरावली, अरावली के पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलेगा जो राजस्थान में है। और यहाँ से कौन सी नदी, प्रमुख नदी हर पठार की
करीब करीब एक या दो नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? बनास नदी आपको देखने को मिलेगी। और इस पठार का जो ढाल है, जो स्लोप है, वो कहां से कहां देखने को मिलेगा? वेस्ट टू ईस्ट आपको देखने को मिलेगा, या कहा जाए पश्चिम से पूर्व की ओर आपको ये पठार देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू या जिसे मध्य भारत पठार कहा जाता है, ये कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का पठार कहां पे था? राजस्थान में था, जबकि मध्य भारत का पठार मध्य भारत और मध्य प्रदेश से आप याद रख सकते हैं। तो मध्य भारत का पठार जो है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू आपको कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो स्लोप है ये साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट है। जनरली इस तरीके से नहीं मिलता है, पर ये स्पेशल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट आपको पठार देखने को मिलेगा इसका स्लोप। इसलिए आप देखोगे जो चंबल नदी है, चंबल नदी शुरू होती है और राजस्थान से बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में जाके किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। तो वो किस कारण है? क्योंकि स्लोप इस तरीके से। तो मध्य जो भारत का पठार है उसकी प्रमुख नदी का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी की जब भी बात होती है तो चंबल के बीहड़ों को हम नहीं भूल सकते। चंबल किस प्रकार की टोपोग्राफी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है? यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी जो रवाइन से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, ये रवाइन क्या होता है? गली इरोजन क्या होता है? गली इरोजन का मतलब है कि नदियां क्या करती है? बहुत बड़े हिस्से को इरोड कर देती हैं। जहां पे आप पाओगे कि एक जगह बहुत समतल भूमि है और दूसरे ही कदम जैसे आप आगे बढ़ोगे कि 10 मीटर 15 मीटर का आपको क्या देखने को मिलेगा? गड्ढा देखने को मिलेगा। तो ये जो बैडलैंड टोपोग्राफी है इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेले हर बोलू के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वहां पे भी बुंदेलों की हमने बात करी थी। ठीक है, आपने अगर बाजीराव की मूवी देखी, बाजीराव मस्तानी, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है वहां पे छत्रसाल एक किंग था। छत्रसाल बुंदेलखंड का वो किंग हुआ करता था। ठीक है, तो ये उस बुंदेलखंड के एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, इनके बॉर्डर पे आपको, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे अर्धशुष्क परिस्थितियां, सेमी एरिड कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ के अगर स्लोप की बात की जाए तो स्लोप आपको देखने को मिलेगा साउथ से लेके नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा। दो प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, जिसका ये यूपीएससी ने कई बार सवाल भी पूछा यहाँ से, केन और बेतवा। केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है केन और बेतवा। और केन और बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जहां पे हम केन और बेतवा दोनों नदियों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, केन और बेतवा कौन से पठार में आपको देखने को मिलेगी? बुंदेलखंड के पठार में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट चला जाए, मालवा का पठार। मालवा प्लेट्यू इसे कहा जाता है। मालवा का पठार अगेन आपको कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। याद कीजिएगा, पहले एक और पठार हम देख के आए जो मध्य प्रदेश में मिल रहा था, जिसका नाम था सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, या जिसे कह रहे थे हम लोग मध्य भारत का पठार। मालवा का पठार भी आपको कहां देखने को मिलेगा? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ये जो मालवा का पठार है कुछ ट्रायंगुलर शेप का आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार आकृति में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी हाईएस्ट जो पीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिगार टॉप इसे कहा जाता है। ठीक है, इस मालवा के पठार में आज भी आपको लावा का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। किसका? लावा का डिपोजिशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। और लावा का जब क्या होगा? इरोजन होगा, तो लावा में बहुत सारा क्या था? खनिज थे, और खनिजों में एक खनिज जिसका नाम है आयरन, जिसका नाम है लोह धातु। तो लोह धातु की मात्रा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। और जब लोहा बहुत ज्यादा है, तो जब लावा का इरोजन होता है यहाँ पे, तो लावा से कौन सी मिट्टी यहाँ पे बन जाती है? यहाँ पे मिलती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? काली मृदा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिलेगी? तो चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा नदी आपको इस इलाके में देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, इन नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ प्रमुख शहर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे उज्जैन की अगर अपन बात करें, जिसका पुराना नाम अवंतिका हुआ करता था, उज्जैन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। भोपाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंदौर मध्य प्रदेश का जो शहर है, जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। कौन से पठार में? मालवा के पठार में आपको देखने को मिलता है। और याद रखिएगा, उज्जैन के पास से कौन सी नदी बहा करती है? शिप्रा नदी है उज्जैन के पास में। तो शिप्रा नदी भी कौन से पठार में आपको देखने को मिलती है? मालवा के पठार में। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार।
बुंदेलखंड अलग है और बघेलखंड अलग है। बुंदेलखंड की जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आपको बुंदेलखंड देखने को मिलेगा। बघेलखंड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उसके पास वाला जो इलाका है उसे बघेलखंड का पठार कहा जाता है। यहाँ पे कैमूर हिल्स के जो पूर्व में है, कि ये मान लेते हैं ये कैमूर हिल्स है, और इसके पूर्व इलाके में आपको कौन सा पठार देखने को मिलता है, बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है। दो नदियां, सोन नदी और महानदी का जो ड्रेनेज बेसिन है उसको कौन अलग करता है, उसको अलग करने वाला पठार भी है बघेलखंड का पठार। अब ये कैसे अलग करता है पठार, अभी हमने देखा था कि क्या होती है, उच्च भूमि होती है। क्या होती है, उच्च भूमि होती है। तो इसके एक तरफ तो कौन सी नदी बहती है, सोन नदी बहती है, और दूसरी तरफ कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी, महानदी आपको देखने को मिलती है। तो सोन और महानदी और जो बघेलखंड का पठार है इसका रिलेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो पठार है, जो जिसका उल्लेख मैंने अभी बताया था कि रामायण में आपको देखने को मिलता है, जब श्री राम सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव जिन गुफाओं में रहता था वो गुफाएं ये माना जाता है कि वो यहीं पे हैं, और इस पठार का नाम है दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार, ठीक है। कहां पे आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, याद कीजिए, बघेलखंड का पठार आपको देखने को मिल रहा था। छत्तीसगढ़ में इसी पठार को क्या कहा जाता है, बस्तर का पठार कहा जाता है। कौन सा पठार कहा जाता है, बस्तर का पठार कहा जाता है। और उड़ीसा में इसी पठार को कहा जाता है काला हांडी। क्या कहा जाता है, काला हांडी। तो कालाहांडी और बस्तर ये किसके नाम है, दंडकारण्य पठार के नाम है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी दो प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलेगी, पहली है इंद्रावती नदी और दूसरा है सबरी सिलेरू जो नदी है वो यहाँ की प्रमुख नदी है, कहाँ की, दंडकारण्य पठार की। इस पठार की विशेषता ये है कि यहाँ पे चूंकि अभी हम बात कर रहे थे जैसे पठार किस तरीके से बनता है, जब लावा का डिपोजिशन हो जाता है और लावा में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे खनिज आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं खनिजों में से कुछ खनिज जैसे आयरन ओर और बॉक्साइट यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे, दंडकारण्य पठार में आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए कुछ फेमस माइंस भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये पहला है दिल्ली राजहरा माइन, ये किसके लिए है, आयरन ओर के लिए है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसके अलावा बॉक्साइट के लिए उड़ीसा में 3 शहर बड़े फेमस हैं। कौन कौन से, कालाहांडी, कोरापुट और बुलंग गिर। ये नाम आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी ने बहुत बार, अगर आप 2013 के बाद का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो यूपीएससी ने कई बार मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से शहरों के नाम देखे, आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पता होना चाहिए कि भाई उड़ीसा में कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, कोरापुट में, कालाहांडी में, या पूछ लिया जाए आपसे दिल्ली राजहरा ये किसकी माइनिंग साइट है, क्या यहाँ पे बॉक्साइट निकलता है, आयरन निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, क्या निकलता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पठार है, सीएनपी इसे कहा जाता है, छोटा नागपुर पठार इसे कहते हैं। नाम छोटा है लेकिन बहुत विशेषताएं लिए हुए है ये पठार। भारत में जितने भी मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा पठारों में सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, इस छोटा नागपुर पठार वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। कहां पे मिलेगा आपको, झारखंड और झारखंड के आसपास वाला इलाका, मतलब इसका कुछ इलाका छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ इलाका उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्यतः कौन से राज्य में सिचुएटेड है, ये झारखंड में सिचुएटेड है। कितनी ऊंचाई पर है, करीब 700 मीटर की ऊंचाई पे। अभी हमने बात करी थी कि जब प्रायद्वीपीय पठार हम देख रहे थे तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है, जिसमें छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई कितनी है, करीब 700 मीटर के पास आपको देखने को मिलती है। इस छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम, सबसे ऊंची जो जगह है उसका नाम क्या है, पारसनाथ। इंपॉर्टेंट है, पारसनाथ आपको कहां देखने को मिलेगा। अच्छा, छोटा नागपुर पठार की विशेषता यह है कि यहाँ पे आयरन के साथ, आयरन के बिल्कुल पास में आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और जहां पे आयरन और कोयला पास पास में मिलेंगे आपको, वहां पे कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं, स्टील के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, इस्पात उद्योग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आयरन ओर एंड कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड ऑन दिस प्लेट्यू। और कौन कौन सी नदियां आपको देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने बहुत बार यहां से सवाल पूछे नदियों से संबंधित। तो दामोदर नदी
नॉर्थ कूल, उत्तरी कूल आपको देखने को मिलती है। बाराकर, बोकारो, स्वर्ण रेखा, शंख रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर, दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन करके यहाँ पे कॉरपोरेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जहां से हम लोग क्या करते हैं, कोयले की कोयले को बाहर निकाला जाता है दामोदर नदी के आसपास। और ये जो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये ऐसी तरीके का एक प्रोजेक्ट आपको यूरोप में, जर्मनी में भी देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे उस कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। नॉर्थ कोल, बाराकर, बोकारो, स्वर्ण रेखा, शंख रिवर्स फ्लो ऑन दिस प्लेट्यू रीजन। तो आप देख रहे हो कि ये जो नदी है इसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? यह है दामोदर नदी। और ये पूरा जो पठार है, इस पठार का नाम है छोटा नागपुर पठार। कौन सा पठार है भाई? ये छोटा नागपुर पठार है। अब इस दामोदर नदी देख रहे हो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट रही है, एक उत्तरी हिस्सा है, एक इसका दक्षिणी हिस्सा है। जो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी हिस्सा है इसे कहा जाता है हजारीबाग। क्या कहा जाता है? हजारीबाग कहा जाता है। और जो छोटा नागपुर के में दामोदर नदी के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, कौन सा पठार है? ये रांची का पठार है। तो दो पठारों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, हजारीबाग और रांची का पठार। ये किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जिसको कौन अलग करता है? दामोदर नदी इनको अलग करती है। और अभी हमने बात करी थी कौन कौन सी नदियां, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है सदर्न कोल, जो दक्षिणी कोल है ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको वैतरणी जो नदी है वो देखने को मिलेगी। यह है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये उत्तरी कोल आपको देखने को मिलेगी, ये है आपकी शंख नदी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक पठार का आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी हमारी चूंकि बहुत अच्छी होती है, तो हमें बार बार चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। एक बार अगर आपने इस तरीके का डायग्राम देख लिया तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में, आपकी याददाश्त में लंबे समय तक ये बना रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। दामोदर नदी डिवाइड्स दिस प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स। अभी हमने देखा था दामोदर दो भागों में विभाजित कर रही है, उत्तर में और दक्षिण में। उत्तरी जो हिस्सा है इसे कहा जा रहा है हजारीबाग, या इसको और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोदरमा, ठीक है। तो लेकिन आप इजी नाम याद रख सकते हो, हजारीबाग जो पठार है वो कहा जाता है। और दक्षिणी जो हिस्सा है उसे कहा जाता है रांची का पठार। धुनी के नाम से आपको रांची इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द दामोदर वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर वैली के, दामोदर जो नदी घाटी, यहाँ से बहुत सारा कोयला निकाला जाता है। हमारे यहाँ पे कोयला, हालांकि एंथ्रासाइट टाइप का कोयला हमको भारत में बहुत कम देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है, मुख्य अंकलेश्वर जो जगह है। इसके अलावा सॉरी, जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहीं पे आपको देखने को मिलता है कौन सा? एंथ्रासाइट कोयला। बाकी जगह जो कोयला आपको देखने को मिलता है वो मुख्यतः या तो बिटुमिनस या लिग्नाइट टाइप का कोयला भारत में देखने को मिलता है। तो सर्वोत्तम जो गुणवत्ता वाला कोयला है वो भारत में आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। द सुवर्ण रेखा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रांची प्लेट्यू। अभी हम बात ही कर रहे थे कौन सी रेखा? सुवर्ण रेखा नदी। In the western part, there is a lava-formed pat area with the highest पैट नोन एज द नटार हाट। तो ये बात कर रहे हैं वेस्टर्न हिस्से की। इस जो पश्चिमी हिस्से की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी हिस्सा ये हो गया। इसको कह रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा लावा का डिपॉजिट मिल रहा है, इसीलिए इसे कौन सा रीजन कहा जा रहा है? पार्ट रीजन हम इसको कहते हैं। तो हजारीबाग याद रहेगा, पार्ट रीजन याद रहेगा, और रांची का पठार आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य में फैला हुआ पठार, जिसका नाम है मेघालय का पठार। मेघालयन प्लेट्यू से कहा जाता है। ये किसी का हिस्सा था? ये छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा माना जाता है। दिस प्लेट्यू इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द CNP छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार, और अब इसको अलग अलग कौन करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द छोटा नागपुर पठार बाय द मालदा फॉल्ट और राजमहल गारो गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से PYQ भी आपको देखने को मिला था। तो मालदा फॉल्ट क्या करती है? मालदा फॉल्ट दो पठारों को अलग अलग करती है, एक तो छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार को। और इस मालदा फॉल्ट का एक और नाम आपको पता होना चाहिए, राजमहल गारो गैप इसे कहा जाता है। मेघालय पठार न्यूज में रहता है। क्यों न्यूज में रहता है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? यूरेनियम के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। यूरेनियम के अलावा यहाँ पे आपको आयरन और कोयला भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख पहाड़ियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, वैसे तो ये सबको पता होता ही है। गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी रीजन में आपको देखने को मिलती हैं? मेघालय के पठार में आपको देखने को मिलती है। ये जो गारो, खासी, जैंतिया जो पहाड़ी हैं, इनका नामकरण किस तरीके से हुआ है? यहाँ पे रहने वाली जो ट्राइब है, गारो, खासी, जैंतिया, तीन ट्राइब है जो तीन अलग अलग पहाड़ियों पर रहती है। उन ट्राइब के आधार पे इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो इस तरीके से पहाड़ी हैं, एक तो है गारो,
दूसरा है खासी, तीसरा है जैंतिया। और ये इस तरह से चाप आकृति में तीनों देखने को मिलेगी। तो जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी पे आपको एक जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है मौसिन राम। क्या नाम है? मौसिन राम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और मौसिन राम में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज होती है? मौसिन राम में वो होती है। देखो लिखा हुआ भी है, प्लेसेस सच एज चेरापूंजी एंड मौसिन राम आर फाउंड इन द खासी हिल्स वेयर हैवी रेनफॉल इज रिसीव्ड। मौसिन राम रिसीव वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। सबसे ज्यादा वार्षिक औसत वर्षा आपको कहां देखने को मिलेगी? मौसिन राम में देखने को मिलेगी। चूंकि चाप जैसी आकृति की है, जब मानसून की पवनें क्या लेके आती है, यहाँ पे मॉइस्चर लेके आती है बादलों के साथ, तो ये बादल क्या होते हैं? फनल शेप है, इससे बाहर नहीं निकल पाते और जितना भी मॉइस्चर लेके आए सब यहाँ पे बरसा देते हैं। तो मानसून के समय में आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश आपको मौसिन राम में देखने को मिलती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिल्स इज नोन एज नौकरक। नौकरक आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बायो रिजर्व्ड एरिया है। कैसा है? बायो रिजर्व एरिया आपको देखने को मिलता है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और पीक मिलती है, शिलोंग पीक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात करिए हमने मेघालय की। इसी तरीके से उत्तर पूर्वी राज्य में हमको क्या देखने को मिलता है? कार्बी अलोंग प्लेट्यू। कार्बी अलोंग प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? असम में। हम जब भी असम की बात करते हैं तो ये हर किसी के दिमाग में रहता है कि असम का इलाका कैसा है? एकदम प्लेन इलाका है, समतल भूमि वो आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल सही भी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो इस हिस्से में बहुत सारा डिपोजिशन करती है, जिससे क्या बने? मैदानों का निर्माण हुआ है। लेकिन असम का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पे आपको पठार देखने को मिलेगा। और कौन सा पठार आपको देखने को मिलेगा? कार्बी अलोंग पठार आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे द मिकिर और रंगमा जो हिल्स हैं वो पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? फिर से याद करिएगा, मिकिर की पहाड़ियां और रंगमा की पहाड़ियां आपको कहां देखने को मिलेंगी? कार्बी अलोंग के पठार में आपको देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पठार है जिसका नाम है दक्कन का पठार या डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहते हैं। डेक्कन प्लेट्यू क्या एक ही पठार है? नहीं, मुख्यतः 3 पठारों से मिलकर बनता है एक, जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। क्या है? इट इज अ ट्रायंगुलर प्लेट्यू इन द पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार जो खुद पूरा ट्रायंगल का है, इसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिलता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्कन का पठार। अ लेयर ऑफ लावा इज फाउंड ऑन दिस प्लेट्यू। यहाँ पे आपको क्या मिलती है? लेयर ऑफ लावा। इसीलिए इस जगह भी आपको कौन सी मृदा देखने को मिलेगी? काली मृदा आपको मुख्यतः यहाँ पे देखने को मिलती है। और काली मृदा में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? काली मृदा में सबसे ज्यादा खेती होती है कपास की या कॉटन की। इसलिए आप देखोगे जो राज्य इस डेक्कन प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेंगे, उन राज्यों में बहुत ज्यादा किसकी खेती आपको देखने को मिलेगी? कपास की खेती। जैसे महाराष्ट्र में आपको बहुत ज्यादा खेती मिलती है। इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉटन ग्रोइंग रीजन, ये हमने बात कर ली है। द स्लोप ऑफ दिस प्लेट्यू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे नदियां आपको देखने को मिलती हैं। This plateau can be divided into 3 major categories। 3 प्रमुख हिस्से हैं इसके। पहला है महाराष्ट्र का प्लेट्यू, दूसरा है आंध्र प्रदेश प्लेट्यू और तीसरा कर्नाटक प्लेट्यू। नाम से पता लग गया होगा कि तीनों किस आधार पे विभाजित किए गए, कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे है। तो मुख्यतः आपसे पूछा जाए कि दक्कन का पठार कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। तेलंगाना वाला जो हिस्सा है वो भी इसी में कंसिडर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। महाराष्ट्र प्लेट्यू सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू की। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है और ये फेमस है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पे कॉटन आपको देखने को मिलेगा। और 2 प्रमुख नदियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? गोदावरी और कृष्णा नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कौन से पठार में? महाराष्ट्र के पठार में। आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ये है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी क्या करती है? 2 भागों में विभाजित कर देती है। उत्तर में जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है तेलंगाना का पठार। क्या कहा जाता है? तेलंगाना का पठार। और दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है रायल सीमा। क्या कहा जाता है? रायल सीमा। और बहुत सारी किताबों में एक और पार्ट में आपको देखने को मिलेगा जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्से को वो लोग कह देते हैं सीमांध्र। क्या कह देते हैं? सीमांध्र कह देते हैं। तो आंध्र प्रदेश पठार की हम बात करें तो 3 हिस्से आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना का पठार, तेलंगाना के पठार के अलावा रायलसीमा का पठार और सीमांध्र पठार। ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? आंध्र प्रदेश के पठार में देखने को मिलेंगे। और कौन सी नदी है जो आंध्र प्रदेश को उत्तर और दक्षिण के पठारों में विभाजित कर देती है? तो यह है कृष्णा नदी। याद कीजिएगा दामोदर नदी भी ये काम कर रही थी जब हमने देखा था हजारीबाग और रांची का पठार। ठीक है,
द पेनेरू इज द अदर मेजर रिवर विच फ्लो ऑन दिस प्लेट्यू। कृष्णा के अलावा एक और नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है पेनेरू नदी। लास्ट जो दक्कन के पठार का पार्ट है उसका नाम है कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य आपको देखने को मिलता है दक्षिण में? तो कर्नाटक आपको देखने को मिलता है। तो 600 मीटर कंटूर लाइंस डिवाइड दिस प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स। 600 कंटूर लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो 600 मीटर वाले सारे पॉइंट्स को क्या कर रही है? जोड़ रही है। तो मानो ये पठार है और इस पठार में यहाँ ये जो रेखा आपको देखने को मिल रही है ये क्या कर रही है? हर एक उस पॉइंट को जोड़ते हुए चल रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। तो इस रेखा को आप क्या कहोगे? ये है 600 मीटर कंटूर लाइन। इसमें उत्तरी हिस्सा जो है इसे कहा जाता है बेंगलोर प्लेट्यू, और दक्षिण का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है मैसूर प्लेट्यू। तो याद रखिएगा यहां पे कोई नदी विभाजित नहीं कर रही है, यहां पे कौन विभाजित कर रही है? कंटूर रेखा विभाजित कर रही है। और कंटूर रेखा कौन सी रेखा होती है? जो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पे कितनी ऊंचाई वाले स्थलों को आपको मिलाना है? 600 मीटर वाले स्थलों को आपको यहाँ पे मिलाना है। प्रमुख नदी यहाँ पे द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा रिवर्स फ्लो ऑन द बेंगलोर प्लेट्यू। और जबकि बात करें कावेरी की तो कावेरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? मैसूर प्लेट्यू में आपको देखने को मिलेगी। तो कृष्णा नदी का बात हमने यहाँ पे भी करी थी और कृष्णा नदी की बात हमने आंध्र प्रदेश के पठार में भी की थी। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी कहाँ से मिलेगी आपको? बेंगलोर के पठार से आपको मिलेगी। जबकि कावेरी नदी की अब हम बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी मैसूर के पठार पे। तो ये बात थी पठारों की। इस प्रायद्वीपीय पठार में बहुत सारे पर्वत और पहाड़ भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आपने यूपीएससी के अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें बहुत बार अन्नाई मुड़ी, पिलानी हिल्स, इस तरह की पहाड़ियों के बारे में बात हुई है। इलायची की पहाड़ियां जिसे कार्डेमम हिल्स कहा जाता है, ये बातें होती ही रहती हैं। कहाँ पे? यूपीएससी के पीवाईक्यूज में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से पर्वत, कौन कौन से पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है? अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानना है तो वरांडा आईएएस के इस इंस्टाग्राम हैंडल को जाके आप क्या कर लो? इसको फॉलो कर लो ताकि आने वाली अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप करिए, अपना ध्यान रखिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। Veranda IAS, where your dream becomes reality.